स्टूडेंट्स, आज हम बस्ती में नहीं हैं तो फिर तुम लोगों का काम ना रुका रहे इसलिए पेज पर ही वीडियो बनाकर उपलब्ध करा रहे हैं। आज हम तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 27 तक बता चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के ये क्वेश्चन नंबर 30, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 तक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 36 पर तक चर्चा करेंगे। तो फिर स्टूडेंट्स देखो, आज हम तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 36 तक के क्वेश्चंस का टारगेट दिए हैं। तो इसके पहले हम तुम लोगों को कुछ याद दिला दें। आज का जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने तुम लोगों को पहले ही बताया था किरचॉफ के नियम पर आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा सब इम्पॉर्टेंट ही होगा। तो आज हम किरचॉफ के नियम पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम तुम लोगों को थोड़ा सा याद दिला दें, किरचॉफ का 2 नियम था। पहला नियम था संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहला नियम था संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये हम तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं। इसी को ऐसा भी कहते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। ठीक, तो इस पर 2 न्यूमेरिकल है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है संधियों पर मिलने वाली अनेक धाराओं को प्रदर्शित किया गया है, धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये जंक्शन है कोई, ये O, इस जंक्शन O पर यहाँ देखो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। बहुत ध्यान से देखो, इत्मीनान से, सारे क्वेश्चन अभी समझ में आएंगे। ये 7 एम्पियर का करंट जा रहा है। यहाँ पर I एम्पियर का करंट जा रहा है। यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। यहाँ से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। देखो किरचॉफ का नियम क्या कह रहा है। पहला नियम संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि के, यहाँ पर देखो अगर हम इस क्वेश्चन में किरचॉफ का पहला नियम लगाएं, किरचॉफ के पहले नियम से तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहेगा, संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि की ओर आने वाली धारा का योग बराबर क्या, संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। तो देखो संधि की ओर आने वाली धारा कितनी है, ये 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और
4 एम्पियर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल टू, देखो 1 एम्पियर जाने वाला है तो इज इक्वल टू 1 प्लस जाने वाला 7 एम्पियर प्लस कितना आई एम्पियर। अगर हम इसको सॉल्व करें, 4 3 7 2 9, 7 1 8 प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। देखो इसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28 भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करने से पहले एक बार हम फिर से किरचॉफ का दूसरा नियम हम तुम लोगों को बता रहे हैं। किरचॉफ का जो दूसरा नियम था ज़रा याद करो। डिफिनेशन तुम लोगों को याद है या नहीं याद है तो वो तुम लोगों की समस्या है, याद करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन जो यहाँ हम यूज करेंगे वो समेसन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेसन ऑफ ई, उस डिफिनेशन का कंक्लूजन निकल कर आया था। और देखो कुछ चीज़ें वहाँ और यूज होनी है। मान लो ये कोई सेल है, ये कोई प्रतिरोध है R1, ये है E1 विद्युत वाहक बल, यहाँ कोई एक और प्रतिरोध है R2, यहाँ पर एक और कोई सेल और प्रतिरोध है R3। तो याद करो हम किरचॉफ के नियम में सेलों के समायोजन से यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई थी कि देखो यहाँ पर अगर माने तो 2 बॉक्स बन रहा है, माने तो 2 बॉक्स बन रहा है। 2 बॉक्स क्या, देखो एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, इन्हीं के लिए हम नाम देते हैं बंद बॉक्स, इन्हीं के लिए हम नाम देते हैं बंद बॉक्स। तो अब देखो बंद बॉक्स नाम देते हैं जो उनकी समस्या, बंद बॉक्स। अब देखो इसमें 2 बंद बॉक्स है ना, ऊपर वाले बंद बॉक्स का नाम दे सकते हैं हम CBE क्या, या बंद लूप नाम देते हैं। बंद लूप क्या, CBEDC क्या, CBEDC। देखो ऐसे चले हैं ना। अब ऐसे मान लो, देखो यहाँ नीचे भी एक बंद बॉक्स है, हम ऐसे चल रहे हैं जैसे इधर तीर बनाए हैं ABEFA। दूसरा क्या है बंद लूप। और एक और चीज़ें बता दें हम तुमको, ABEFA। तुम ये लूप जो मानने के तरीके हैं उनमें तुम फ्री हो। हम देखो ऐसा माने हैं CBEDC, तुम कार्य हम इधर से नहीं मानेंगे, हम इधर से मानेंगे, मान सकते हो, एकदम फ्री हो। लेकिन हम तुमको एक चीज़ बता दें आज फिर से, किरचॉफ के दूसरे नियम में 2 नोट लिखवाए थे। नोट में हमने बताया था लूप की दिशा में सेल का विद्युत वाहक बल और धारा I पॉजिटिव होते हैं, लेकिन लूप की विपरीत दिशा में E और I दोनों निगेटिव होते हैं। ये चीज़ें याद रखो। ये किरचॉफ का नियम दूसरा बताए थे। अब देखो किरचॉफ का दूसरा नियम इस बंद पास में लागू करके भी हम बता दे रहे हैं कैसे लागू करते हैं। पहले हमको इसमें धारा मेंटेन करना पड़ेगा, तो जनरल कॉमन सेंस को यूज करो। देखो यहाँ E1 सेल है, यहाँ E2 सेल है। अगर E1 सेल से हम सपोज करें I1 एम्पियर धारा आ रही है
तो वो धारा देखो जंक्शन बी से नीचे नहीं आएगी क्योंकि यहाँ एक सेल लगा है, यानी वो धारा इसमें I1 चली जाएगी और ये धारा I1 यहाँ से निकलकर फिर नीचे नहीं आएगी, ऊपर चली जाएगी क्योंकि वो जिस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकली है उसके निगेटिव टर्मिनल पर जाकर समाप्त होगी। तो अगर हम नीचे देखें तो ऊपर I1 मान लिए, इसलिए हम इससे I2 माने, इससे I2 धारा जाएगी तो ये भी ऊपर अब नहीं जाएगी चूँकि सेल लगा है, तो ये भी धारा मुड़कर इसी में चली जाएगी। अब यहाँ I1 धारा I1 प्लस I2 हो जाएगा और आगे ये I2 ऊपर नहीं जाएगा बल्कि I2 नीचे चलाएगा और धारा नीचे I2 होगी। याद होगा किरचॉफ का दूसरा नियम हमने बताया था, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो अगर ऊपर वाला बंद लूप माने तो यहाँ से यहाँ तक कोई प्रतिरोध, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा क्या है I1 प्लस I2। तो यहाँ लिखेंगे I1 प्लस I2 इंटू R2। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं यहाँ है, इसमें धारा I1, तो यहाँ पर लिख देंगे I1 R1, माइनस नहीं प्लस लगाएंगे क्योंकि सब मेरे लूप की दिशा में ही मिले, इज इक्वल टू ई, इसलिए इज इक्वल टू E1। ठीक, ये तो था तुम लोगों का किरचॉफ का नियम। इन्हीं किरचॉफ के नियम की पर आधारित अब न्यूमेरिकल देखना है। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 30 था, क्वेश्चन नंबर 30 जो तुम लोगों का है वो 30 देखो क्या है, कह रहा है 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान। 3 ओम के प्रतिरोध में देखो ऐसे एक सर्किट बना दिया है। तो अगर तुम लोगों को किरचॉफ का दूसरा नियम हम जैसे पढ़ाए हुए हैं उसी तरीके से तुम लोग मन लगा के पढ़े भी हो तो शायद अब ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा तुम लोगों के लिए। अगर किरचॉफ के नियम को तुम लोग पढ़ रखे हो मन लगा के तो ये देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है तुम लोगों के लिए। और हम बार बार कह रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत आता है, पढ़ना ना पढ़ना तुम लोगों की समस्या है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। देखो ऐसे एक कोई बंद लूप दिया है, यहाँ 2 ओम लगा है, यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट है, और यहाँ पर एक 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 3 ओम है, बस 2 ही प्रतिरोध हैं। तुम्हारे क्वेश्चन में देखो इसको लूप माना है A B C D E F, और देखो बाई चांस इसमें धारा भी दे रखा है, ऊपर जा रहा है I1 प्लस I2 और यहाँ से धारा आ रहा है I2 और यहाँ से धारा जा रहा है I1, यहाँ धारा है I1, तो यहाँ पर धारा क्या है I1 प्लस I2। तुम्हारे क्वेश्चन में ही अब की बार दे दिया है, तो यहाँ आएगा I1 प्लस I2। तो देखो I2 धारा इसमें चली जाएगी और I1 धारा इसमें आएगा नीचे। बाई चांस धारा तुम्हारे क्वेश्चन में ही दे रखा है और कह रहा है कि 3 ओम में इसमें पूछ रहा है धारा। तो कुछ मत करो, इस फिगर को ध्यान से देखो, 2 बंद लूप बन रहा है, एक एक बंद लूप को सॉल्व करो। एक बंद लूप बन रहा है A B E F A, फिगर देखो एक बंद लूप बन रहा है A B E F A, तो यहाँ पर लिखो बंद लूप क्या देखो F A B E F, क्या F A B E F में किरचॉफ के दूसरे नियम से
किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ का दूसरा नियम कैसे लूप माने हो, देखो ए बी या एफ, ए बी ई एफ, मतलब ऐसे चले हो। तो ज़रा देखो, मतलब एफ से ए तक चलो कोई प्रतिरोध है नहीं है, ए से बी तक चलो कोई प्रतिरोध है 2 ओम का। 2 ओम में बहने वाली धारा क्या है, I1 प्लस I2, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे I1 प्लस I2 इंटू 2। आगे बढ़ो, बी से ई तक कोई है नहीं है, ई से एफ तक कोई प्रतिरोध है नहीं है, मतलब यहाँ एक ही प्रतिरोध मिला, कोई बात नहीं। इज इक्वल टू इस लूप में कोई सेल जुटा है 2 ओम का, और देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल मेरे लूप की दिशा में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 2 मान लो। अब देखो ध्यान दो, मैथमेटिकली ये 2 कैंसिल हुआ, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ऐसे एक और बंद लूप देखो नीचे भी बन रहा है, एफ डी सी ई एफ में, ऐसे देखो। एक चीज़ ध्यान देना, लूप की दिशा में ध्यान दो, हम क्या माने हैं, एफ डी सी ई में। तो देखो हम यहाँ पर लिखें बंद लूप क्या, एफ डी सी ई एफ में किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ का दूसरा नियम देखो यहाँ लगाओ, एफ से डी तक कोई प्रतिरोध है नहीं है, और डी से सी तक कोई प्रतिरोध है 3 ओम का। 3 ओम में बहने वाली धारा I1 है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 3I1, प्रतिरोध और धारा का गुणा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, हमने कहा था लूप की दिशा में धारा पॉजिटिव होता है, विपरीत दिशा में निगेटिव। अब देखो हम लूप में बी से सी की ओर जा रहे हैं, देखो ऐसे चलकर ऐसे जा रहे हैं, मतलब हम इधर जा रहे हैं, यहाँ देखो इधर जा रहे हैं। और धारा देखो, धारा एकदम अपोजिट आ रही है कि नहीं, एकदम अपोजिट आ रही है कि नहीं, देखो हम इधर जा रहे हैं और धारा इधर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर और कोई प्रतिरोध लगा है नहीं, तो इज इक्वल टू सेल देखो, यहाँ पर देखो इस लूप में 2 सेल लगे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो देखो 2 ओम का सेल तो मेरी दिशा में है 2 वोल्ट का, तो इज इक्वल टू 2 वोल्ट। और ये देखो यहाँ 5 वोल्ट हैं, 5 वोल्ट ये मेरे अपोजिट हैं, हम इधर आ रहे हैं, ये इधर जा रहा है, इसलिए यहाँ हम +5 करने के बजाय -5 कर देंगे। अब देखो ये क्या होगा, -3I1 इज इक्वल टू -3 माइनस प्लस I1 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I1 क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया। ये था किरचॉफ के नियम का यूज करने का तरीका। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 31 देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है तुम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 31 ऐसे एक दिया है, कह रहा प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा और विभवांतर निकालो R ओम पर। तो विभवांतर तो निकाल लोगे। अब देखो ना, यहाँ पर धारा कंसीडर करो, पहले एक सेल को देखो, E1 है ना, सपोज कर लो कि यहाँ से I1 करंट आ रहा है, तो देखो क्या ये I1 F तक आएगा, क्या यहाँ से बढ़ जाएगा, कुछ R में जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। देखो अगर नीचे आएगा तो नीचे यहाँ सेल लगा है, इसका मतलब नीचे नहीं आएगा, पूरा का पूरा करंट 3 ओम में चला जाएगा। फिर देखो ये करंट ऊपर यहाँ आएगा जब, तो ये नीचे नहीं आएगा,
नीचे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सेल लगा हुआ है, ये पूरा करंट I1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ भी कितना करंट आएगा I1। लेकिन फिर देखो नीचे दूसरे वाले सेल को, यहाँ से करंट I2 अगर सपोज कर लें तो यहाँ करंट I2 आएगा, ये करंट ऊपर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ सेल है, तो ये भी करंट इसी से पास हो जाएगा जंक्शन से। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, करंट I1 प्लस I2 हो जाएगा। फिर ये करंट पास होकर यहाँ से ऊपर ना जाकर I2 करंट I2 नीचे आ जाएगा और फिर इधर आ जाएगा। तो देखो तुम अपने क्वेश्चन में, तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक सेलों से बहने वाली धारा और R ओम के सिरों पर विभवांतर। तो जब धारा निकल जाएगा तो विभवांतर तुम लोग कंसीडर कर निकाल लोगे। तो धारा हम निकालना पहले बता रहे हैं, जहाँ किरचॉफ के नियम को यूज करना है। तो देखो सीधा सीधा ऐसे एक लूप मान लो, एक लूप यहाँ कंसीडर कर लो, एक लूप यहाँ कंसीडर कर लो। और हाँ, बार बार हम कह रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है जिस दिशा में हम लूप मान रहे हैं उसी दिशा में तुम लूप मानो। तो देखो अगर हम ये देखें तो हम ये यहाँ लूप माने हैं AFCBA में, तो यहाँ पर ऐसे लिखो बंद लूप, क्या बंद लूप किसमें, AFCBA में। तो तुम लोग ये मत परेशान हो कि टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल को टाइम देना पड़ता है। अगर क्लास चलता तो भी वहाँ हम 4 से 5 दिन का टाइम लेते। इसमें मैं किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, तो देखो A से B तक कोई प्रतिरोध है 1 ओम का, धारा कितनी जा रही है उसमें I1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 1 इंटू I1। फिर देखो आगे बढ़ो, F से C तक कोई प्रतिरोध है 3 ओम, 3 ओम में धारा I1 प्लस I2, तो मेरी दिशा में है इसलिए प्लस I1 प्लस I2 इंटू 3। फिर यहाँ से ऊपर कोई प्रतिरोध है नहीं। फिर यहाँ एक है स्मॉल r1, तो ये मत सोचो कि आंतरिक प्रतिरोध है तो ये नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा। स्मॉल r1 1 ओम है, तो यहाँ लिख दो 1 ओम प्लस 1 ओम में बहने वाली धारा कितनी है I1 इज इक्वल टू, कोई सेल लगा है इसमें कितने वोल्ट का, 3 वोल्ट का। 2 सेल होते तो कुछ 2 को जोड़ते घटाते, लेकिन यहाँ एक ही सेल है इसलिए 3 वोल्ट। अब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, I1 प्लस 3I1 ब्रैकेट देखो यहाँ तोड़ दिए, प्लस 3I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। देखो I1 3I1 I कितना हो गया, 4I1 प्लस 3I2 बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से देखो अगर हम बंद लूप नीचे वाला सपोज करें, कैसा माने हैं EFCDE में, तो यहाँ पर लिखोगे बंद लूप ECDE। देखो EF यहाँ पर देखो क्या है EFCDE में किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो देखो फिर वही धारा और प्रतिरोध का गुणनफल करो। E से F तक कोई प्रतिरोध है नहीं, F से C तक कोई प्रतिरोध है 3 ओम। धारा I1 प्लस I2 दोनों का गुणा करके लिखो, I1 प्लस I2 इंटू 3 प्लस यहाँ कितने ओम का है प्रतिरोध, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध है। तो देखो यहाँ 2 ओम के प्रतिरोध में धारा I1, तो लिखोगे 2 गुणे I1 बराबर यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पर जो है 1 ओम का प्रतिरोध है, तो 1 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही है I2 बराबर, पूरे निकाय में इस लूप में कोई सेल जुटा है
तो देखोगे 2 वोल्ट का इज इक्वल टू 2 वोल्ट। लेकिन ध्यान देना, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर लूप के अपोजिट मिला होता तो उसको तुम लोग निगेटिव लेते, ठीक है, उसको तुम लोग कैसा लेते, निगेटिव लेते। तो अब देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा 3i1 प्लस 3i2 प्लस 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2। देखो ये 3i1 और ये 2i1, ये क्या हो गया 5i1, और ये देखो 2i1 और ये 2i1 कितना हो गया 5i1, नहीं सॉरी 2i1 और 3i2 और 2i2 5i2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये ज़रा देखो, अब काम ख़त्म हो गया। अब ये जो समीकरण 1 और 2 बना है, इसको ज़रा देखो। समीकरण 1 क्या बना है 4i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 3 ओम, और ये जो बना है ये बना है 5i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 2। क्या इस दोनों समीकरण को तुम लोग हल नहीं कर लोगे? बहुत आसानी से हल कर लोगे। इन्हीं 2 समीकरणों को जब हल करोगे तो जो तुमको i1 और i2 का मान होगा, यही इस क्वेश्चन के सेलो द्वारा बहने वाली धारा होंगी। तो थोड़ा सा तुम लोग मुझे टाइम दो। देखो, हम केवल 3 ही क्वेश्चन तुम लोगों को बताए, लेकिन अब इस तरीके से 32, 33, 34, 35 और 36 के क्वेश्चन तुम लोग लगाना इत्मीनान से। ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व हो पाने संभव हैं, इसलिए इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना। अब हम कल जो है वो 36 के आगे 37 से लेकर के 47 तक के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे।